नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आज आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है और फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है वो है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। ये छोटा सा टॉपिक है और इस छोटे से टॉपिक के अंदर से कई बार एक क्वेश्चन तो कम से कम पूछ ही लेते हैं एग्जामिनर। इस टूल्स फॉर स्टडी टैक्सोनॉमी के अंदर आज हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन, दूसरे पढ़ेंगे हर्बेरियम, तीसरी चीज़ पढ़ेंगे हम म्यूजियम संग्रहालय और चौथी चीज़ पढ़ेंगे हम जू या जूलॉजिकल पार्क, इनको चिड़ियाघर भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान होते क्या हैं? जनरली ये जिस तरह के उद्यान होते हैं उनसे थोड़े से ही क्या ये हटकर होते हैं, लेकिन इनका कुछ उद्देश्य जो होता है वो स्पेसिफिक एक उद्देश्य होता है। इसमें वनस्पति उद्यान में सबसे पहले हम इनकी परिभाषा जान लेते हैं। वे विशेष उद्यान जिनमें जीवित पौधों को या जीवित पौधों का संरक्षण, अनुसंधान, प्रदर्शन और शिक्षा के उद्देश्य से प्रलेखित संग्रहण किया जाता है, ऐसे उद्यान को हम वनस्पति उद्यान कहा जाता है या ऐसे उद्यानों को हम वनस्पति उद्यान कहते हैं। तो इसके क्या है, ये जो वनस्पति उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन है, इनके कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको मैंने यहाँ हाईलाइट करके बताया है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले जीवित पौधों का संरक्षण। इस उद्यान के अंदर जीवित पौधों का संरक्षण करते हैं। संरक्षण का मतलब इसके अंदर कुछ पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियों का भी संरक्षण किया जाता है जो पृथ्वी पर विलुप्त होने के कगार पर हो या उनका जो है औषधीय बहुत ज़्यादा महत्व होता है और धीरे धीरे वो नष्ट होने के कगार पर जा रहे हों। इनका संरक्षण प्रदान करने के लिए भी बॉटनिकल गार्डनों की स्थापना की जाती है। दूसरा है अनुसंधान। अनुसंधान जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, रिसर्च। अगर हमें मान लो किसी पेड़ पौधे के ऊपर रिसर्च करनी है तो उस रिसर्च के लिए भी इन गार्डन्स के अंदर विशेष प्रकार की प्रजातियां, उनका संरक्षण और उनके देख रेख यहाँ पर की जाती है। तीसरा है इसमें प्रदर्शन। प्रदर्शन से तात्पर्य यहाँ पर कि इन गार्डन्स के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी फूलों की प्रजातियों वाले यानी सजावटी पौधों का भी यहाँ पर संग्रहण किया जाता है। इन बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर बहुत सारे सजावटी फूलों वाले पौधे भी उगाए जाते हैं और इन गार्डन्स को एक तरह से ज़्यादातर घूमने फिरने के उद्देश्य से भी इनको इस्तेमाल में कर सकते हैं। चौथा इसके अंदर बाद में आता है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का मतलब वही, अगर मान लीजिए हमें 11वीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को या उससे छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास के हैं या 10th क्लास के हैं, हमें उनको बॉटनी के अंदर किसी पेड़ पौधे के बारे में अगर हमें पढ़ाना है या उनको समझाना है, तो जैसे शिक्षण विधि का एक सिद्धांत है कि किसी चीज़ को हम अगर पुस्तक में पढ़ें वो उतनी याद नहीं रहती जितना कि हम उसका प्रत्यक्ष दर्शन करके उसकी पढ़ाई करें। तो अगर हमें किसी विशेष प्रजाति के पेड़ पौधों के बारे में बच्चों को हमें पढ़ाना है तो हम उन बच्चों को गार्डन्स में ले जाकर साक्षात उन पेड़ पौधों को दिखाकर और उनके आकारीय शारीरिक लक्षणों के बारे में उन बच्चों को बता सकते हैं और इस तरह की जो टीचिंग होती है वो उन बच्चों के दिमाग में आजीवन बनी हुई रहती है। तो ये शिक्षा के उद्देश्य से भी बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जो जनरली उद्देश्य है वही इनके क्या हैं, गार्डन्स के उपयोग होते हैं। इसमें जैसे पहला पॉइंट है, पौधों की स्पीसीज़ को पहचानने एवं अध्ययन करने में इनका उपयोग किया जाता है। इन बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर बहुत सारी पेड़ पौधों की विशेष प्रकार की प्रजातियों के पौधे भी उगाए जाते हैं। तो इन स्पीसीज़ की पहचान करने के लिए और इनका अध्ययन स्टडी करने के उद्देश्य से भी ये बॉटनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं। दूसरा है वैज्ञानिक शोध एवं अध्ययन। उसके ऊपर हमने अभी डिस्कस किया ही था। मान लीजिए किसी पेड़ पौधे पर हमें रिसर्च करनी है या किसी स्टूडेंट को, छात्र को कोई शोध कार्य करना है या किसी वैज्ञानिक को किसी पेड़ पौधे पर शोध कार्य करना है, तो उस शोध कार्य करने के लिए भी यहाँ की जो विशेष प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल यहाँ बॉटनिकल गार्डन्स में किया जाता है।
तीसरा है किसी पौधे के पुनर्स्थापना एवं दशानुकूलन। यहाँ दो टेक्निकल वर्ड आए, पुनर्स्थापना एवं दशानुकूलन। पुनर्स्थापना का मतलब होता है कि किसी पेड़ पौधे को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर नए वातावरण में उसको रोपना या उगाना, इसको पुनर्स्थापना कहते हैं। अब उसके प्राकृतिक आवास से क्यों हटाते हैं? जनरली क्या है कि आजकल बहुत सारे, जैसे हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई वनों को, जंगलों को काटा जा रहा है, वनस्पति धीरे धीरे कम होती जा रही है, जंगल भी कम होते जा रहे हैं। तो उन जंगलों के अंदर कोई इतना अच्छा महत्व का या फिर कोई औषधीय महत्व का पौधा है जो कि नष्ट होने वाला है, तो उसको प्राकृतिक स्थान से निकालकर और उसको किसी संरक्षित जगह पर, जैसे बॉटनिकल गार्डन है, उनके अंदर इनको रोप देते हैं। इस स्थिति को कहते हैं पुनर्स्थापना करना। दूसरा, उन पेड़ पौधों के अंदर दशानुकूलन का अध्ययन। दशानुकूलन का मतलब होता है कि जब हम किसी पेड़ पौधे को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर नए आवास में रोपते हैं, तो वो पौधा जो है वो क्या नए वातावरण को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। यानी कि कोई भी जीव जंतु, या यूँ कह लो जो हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं आज, तो कि जो पौधे हैं वो पौधे नए वातावरण में अपने आप को ढालते हैं या नहीं ढालते हैं, ठीक है ना, यानी उनमें अनुकूलन होता है या नहीं होता है। इस स्थिति को कहते हैं दशानुकूलन। तो पेड़ पौधों के दशानुकूलन का अध्ययन करने के लिए भी ये बॉटनिकल गार्डन्स का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पॉइंट है, इन उद्यानों में उगने वाले जो पौधों का उपयोग है वो उद्यान विभाग यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर, पादप वर्गीकी के अंदर और पादप प्रजनन में भी किया जाता है। इसके अंदर जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं, इनमें जो पेड़ पौधे हैं, हमें पौधों में मान लो संकरण की क्रिया करवानी है, कोई नई किस्म उत्पन्न करनी है, या किसी पौधे के अंदर या किसी फसल के पौधे के अंदर क्या है, हमें उसकी उपज के बारे में बढ़ाना है, तो ये पादप प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है। तो पादप प्रजनन के जितने भी प्रयोग हैं वो इन बॉटनिकल गार्डन्स में कर सकते हैं, ठीक है ना। उद्यान विभाग, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इन बॉटनिकल गार्डन्स में बहुत सारे सजावटी पौधे, फूलों वाले पौधों का भी क्या है, यहाँ पर संरक्षण होता है। तो ऐसे पौधों के लिए जो फूलों वाले पौधों की एक विज्ञान की शाखा होती है जिसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर विज्ञान के अंदर भी इन पेड़ पौधों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पादप वर्ग की टैक्सोनॉमी में तो इन पेड़ पौधों का इस्तेमाल होता ही होता है। फिर पांचवा है बहिरंग प्रयोगशालाओं के रूप में। ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहिरंग प्रयोगशालाएं, बहिरंग प्रयोगशालाएं ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा है, ये इसलिए कहा है कि बहिरंग प्रयोगशालाओं को आउटडोर लेबोरेटरीज भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। हिंदी में बहिरंग का मतलब ये बहिरंग है, इंग्लिश में इसको कहते हैं आउटडोर लेबोरेटरीज। अब लेबोरेटरी जैसे नाम से पता है भाई, प्रयोगशालाओं में क्या है, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं, हमने यहाँ पर इनकी परिभाषा अभी पढ़ी, इनके उपयोग और उद्देश्य पढ़े। उन उद्देश्यों में बार बार एक चीज़ निकल के आ रही है कि पेड़ पौधों का अध्ययन, उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जीवित पेड़ पौधों की स्टडी कर रहे हैं, तो जीवित बहुत बड़े अगर पेड़ पौधे, मान ले बरगद के पौधे का हमें अध्ययन करना है, तो उसको हम क्या है, एक कमरे के अंदर या लैब के अंदर उसको तो नहीं उगा सकते, क्योंकि उसका आकार प्रकार ही काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह पेड़ पौधों का जो हम उनकी प्राकृतिक अवस्था में, जीवित अवस्था में जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसलिए इन बॉटनिकल गार्डन्स को साइंटिस्ट के लिए आउटडोर प्रयोगशालाएं भी कहा जाता है, ठीक है। इनको बहिरंग प्रयोगशालाएं भी कहते हैं बॉटनिकल गार्डन्स में। तो ये थोड़ा सा क्या है, एक अलग पॉइंट है, नया पॉइंट आया है। ये किसी परीक्षा में पूछ भी सकते हैं कि भाई निम्नलिखित में से किन को, या बॉटनिकल जो टूल्स हैं इनमें से किसको बहिरंग प्रयोगशालाओं के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शन आएंगे, बॉटनिकल गार्डन्स है, हर्बेरियम शीट है, ठीक है ना, और दूसरे दो ऑप्शन होंगे। तो एक जू ऑप्शन भी दे सकता है, तो जू तो यहाँ होगा ही नहीं, ठीक। तो ये बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं ये आउटडोर लेबोरेटरीज के रूप में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आता है यहाँ पर भारत एवं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान। इनमें से जनरली क्या है,
हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जेट की परीक्षा में भी, CUT की परीक्षा में भी, या फिर कोई जनरल कंपटीशन होता है तो उसमें भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। वो चांसेस कैसे रहते हैं कि भाई ये फला बॉटनिकल गार्डन कौन से स्थान पर है, ठीक है ना, उनके प्लेस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम विश्व में केवल हम वैसे तो बहुत सारे हैं विश्व के, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पहले वाला है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये क्यू में स्थित है, क्यू यानी कि इंग्लैंड के अंदर ये स्थित है। इसकी स्थापना 1841 में की गई थी। क्यू जो है वो स्थान का नाम है, ठीक है। यहाँ पर क्यू जो है वो क्या है, स्थान का नाम। इंग्लैंड में एक जगह का नाम है क्यू, उस क्यू के अंदर वहाँ पर रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। ये बहुत सारे पुराने गार्डन्स के अंदर इसको काउंट करते हैं, ठीक है। हमारी NCERT की बुक्स में भी, राजस्थान बोर्ड की बुक्स में भी, और भी बहुत सारी जो बुक्स हैं BSc लेवल की, उनमें इसका जिक्र आता रहता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो विश्व में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स हैं। तो यहाँ पर रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पर स्थित है, ये क्यू में स्थित है, इतना याद रखना है, क्यू इंग्लैंड में है। फिर बाकी के जो हम पढ़ेंगे 4-5, ये इंडिया में भी बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन है, लेकिन हम यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में क्वेश्चन जिन पर बनता है और पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और सभी परीक्षार्थी इन गार्डन्स को थोड़ा सा दिमाग में रख के चलेंगे। तो दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये शिवपुर, हावड़ा, कलकत्ता में स्थित है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पर है, शिवपुर, हावड़ा, कलकत्ता में स्थित है। ये भारत का सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या है, इम्पोर्टेंट बनता है। भारत का सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, जो कहाँ पर स्थित है, ये शिवपुर में स्थित है, ठीक है ना। शिवपुर कहाँ पर है, हावड़ा, कलकत्ता। ये मैंने 3 स्थान इसलिए लिखे हैं, ज़्यादातर तो शिवपुर के नाम से आता है कि कहाँ पर स्थित है, शिवपुर, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में शिवपुर नहीं हो तो कई बार हावड़ा भी लिख सकता है, और हावड़ा नहीं है तो कलकत्ता। जनरली क्या है, ये शिवपुरी स्थान आएगा। तो ये भारत का प्रथम बॉटनिकल गार्डन हुआ। इसकी स्थापना 1787 में रॉबर्ट किड ने हुगली नदी के तट पर की थी। इसका संस्थापक भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1741 में यहाँ क्या है, अंग्रेजों का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्नल था, उस कर्नल ने हुगली नदी के पास में, जिसका नाम रॉबर्ट किड है, इसने 1787 में क्या है, एक छोटे से गार्डन की स्थापना की थी। और वो गार्डन आज बहुत सारा डेवलप्ड होकर भारत का सबसे बड़ा क्या बन गया है, बॉटनिकल गार्डन बन गया है। इसमें इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, इसमें 200 वर्ष पुराना बरगद का विशाल वृक्ष पाया जाता है। 200 वर्ष पुराना बरगद का विशाल वृक्ष है। इसकी हाइट लगभग 100 फीट ऊंची, और इसकी जो शाखाएं हैं वो 15,000 स्क्वायर फीट के अंदर फैली हुई है, 15,000 वर्ग मीटर के अंदर फैली हुई है। ये बहुत बड़ा बरगद का प्राचीन पेड़ है। अगर आप कहीं कभी भी आपको चांस मिले कि भाई इंडियन बॉटनिकल गार्डन जाएं घूमने, कलकत्ता कभी जाओ, तो इस गार्डन में जाना, इस पेड़ के ज़रूर देख के आना। इस पेड़ का आजकल जो है, क्योंकि ये 200 वर्ष पुराना है, इसकी शाखाएं 1500 वर्ग मीटर में फैली हुई हैं, तो मुख्य तने को आज भी क्या है, वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसका मुख्य तना कौन सा है। इतना पुराना ये बरगद का पेड़ है। तीसरा आता है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा नाम जो है वो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। ये इसका पुराना नाम है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, आजकल इसको नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका एक और पुराना नाम है शाही बाग, इसका एक और पुराना नाम है शाही बाग। कई बार शाही बाग के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो शाही बाग है, क्योंकि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, इस उद्यान की स्थापना जो है वो लखनऊ के नवाबों के द्वारा की गई थी। अब जो नवाब है तो वो शाही लोग होते हैं, इन्होंने अपने घूमने फिरने के लिए ये इस गार्डन की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम शाही बाग भी है। ये पुराना नाम है, आजकल इसको बदल के क्या कर दिया गया है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। फिर इसके बाद में आता है अपना तीसरा लॉयड वानस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये लॉयड वानस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं, 2-3 पॉइंट हमें याद रखने हैं इसमें। विश्व की दुर्लभ पादप प्रजातियां जैसे कि ट्री फर्न, नीली पत्ती वाला ऑस्ट्रेलियाई कोनिफर और कैलीट्रिस नामक जो पादप है जो इंडिया में और कहीं नहीं पाए जाते, वो केवल दार्जिलिंग के इस बॉटनिकल गार्डन में स्थित है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसके अंदर 2 जिम्नोस्पर्म्स पादप की प्रजातियां पाई जाती हैं जो जीवित जीवाश्म के नाम से जानी जाती हैं। एक है गिंगो बाइलोबा और दूसरा है मेटासिकोया। इंडिया में ये 2 जो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, गिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया, ये भी केवल और केवल इस लॉयड वानस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग में ही पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है, जो दार्जिलिंग वाला बॉटनिकल गार्डन है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, फिर आते हैं इसमें चौथा जो हमारा बॉटनिकल गार्डन है वो है लाल बाग, जो कि उद्यान इसमें बेंगलोर में, या आजकल बेंगलोर का नाम बेंगलुरु हो गया है, तो वो याद रखना है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि लाल बाग से क्या है, इंडिया में दूसरी जगह भी गार्डन बने हुए हैं। ठीक है, और कई एग्जाम में ये बॉटनिकल गार्डन लाल बाग के नाम से पूछा गया है। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन भारत में कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना है वो मैसूर के शासक हैदर अली ने की थी। तो ये हमारे क्या है, 4 मुख्य जो है, 4 तो इंडिया के हो गए और एक इंग्लैंड का हो गया। ये 5 बॉटनिकल गार्डन, इनको थोड़ा सा हमें दिमाग में रख के चलना है। इन पे क्या है, एक क्वेश्चन आता ही है। फिर उसके बाद में आता है हमारा दूसरा टूल्स, वो है म्यूजियम। इसमें बस यही याद रखना है, म्यूजियम क्या चीज़ होते हैं। म्यूजियम को संग्रहालय भी कहते हैं। ठीक है ना। ये स्कूल कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है अध्ययन, यानी पादप और प्राणियों के नमूनों का अध्ययन करने के लिए इसमें संग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नमूने हैं तो इसका मतलब क्या है, म्यूजियम में जो पादप और प्राणियों के नमूने होते हैं वो जीवित नहीं होते, वो मृत अवस्था में उनको स्पेसिमेन के रूप में संरक्षित करके रखा जाता है। और स्कूल और कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों को इन नमूनों को पढ़ाने के लिए, इनका अध्ययन करवाने के लिए ये म्यूजियम बनाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें जैसे मान लो बहुत सारे कीट पतंगे हैं, तो कीटों को क्या है, एक बोतल आती है उसमें पिन लगा कर रखते हैं, मृत अवस्था में होते हैं। पेड़ पौधों को क्या है, जो उनके या तो पत्ती के रूप में या केवल फूल या उसका तना जड़, ये एक तरह का जो जार होता है, उस जार के अंदर इनको संरक्षित करके रखते हैं। छोटे जंतु जो होते हैं उनको फॉर्मेलिन का लिक्विड होता है, उस फॉर्मेलिन के लिक्विड में कांच के गिलास में इनको संरक्षित करके रखते हैं। ठीक है ना। और म्यूजियम के अंदर प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं अध्ययन के लिए, क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनके स्केलेटन के बारे में भी अध्ययन करवाया जाता है। तो स्केलेटन के अध्ययन, तो वो स्केलेटन जो है, कंकाल, ये भी म्यूजियम में पाए जाते हैं। ये बस अपने को इतनी सी इसमें बात याद रखनी है। इसके बाद में जो आता है वो आता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, वैसे तो सब घूमे हुए हैं, सबने चिड़ियाघर देखे हुए हैं, जूलॉजिकल पार्क देखे हुए हैं, पर फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ 4 लाइनें हैं, ये हमें पढ़नी पड़ेंगी, कोर्स में है हमारे। तो जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर किसे कहते हैं, वन्य आवास वाले जीवित प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में मानवीय देखरेख में रखा जाता है। यानी कि जूलॉजिकल पार्क या जो चिड़ियाघर है वो ऐसे स्थान होते तो प्राकृतिक ही हैं, पर ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जीवित प्राणियों को, ठीक है ना, जीवित प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास के जैसी परिस्थिति उपलब्ध कराकर उनको पिंजरों में रखा जाता है। ठीक है। और मानवीय देखरेख का मतलब जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं उसमें कुछ लोगों को वहाँ डेपुट किया रहता है कि भाई आप इनकी देखभाल करेंगे, इनको टाइम टू टाइम खाना पीना, ठीक है ना, पानी वगैरह सब उनकी देखभाल की जाएगी, केयर की जाएगी। तो वो सब जो कार्य किया जाता है ये जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर में होता है, मानवीय देखरेख में इनको रखा जाता है। इन जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर का जो मुख्य उद्देश्य होता है स्थापित करने का, वो 3 उद्देश्य होते हैं। एक तो है जीव की आहार प्रकृति, यानी कि कौन सा जीव, उसकी क्या है फूड हैबिट कैसी है, आहार किस तरह का लेता है,
और किस तरह का नहीं लेता है। तो किसी जीव की हमें फूड हैबिट का अगर अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, तो हमें वो चिड़ियाघर ही जाना पड़ेगा। दूसरा जो है उसका संरक्षण। चिड़ियाघर में कुछ ऐसे पशु पक्षियों को भी रखा जाता है जो कि संकटग्रस्त अवस्था में है या जो विलुप्त होने की कगार पर है। अगर उनको हमने प्रॉपर उनका प्रोटेक्शन नहीं दिया, उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही छोड़ दिया, तो हो सकता है आने वाले निकट भविष्य में उनकी पूरी की पूरी जो प्रजाति है वो पृथ्वी पे से खत्म हो जाए। तो उनको संरक्षण देने के लिए भी क्या है, जूलॉजिकल पार्क के अंदर उनको रखा जाता है। फिर इनका तीसरा जो है उद्देश्य जूलॉजिकल पार्क का, वह है उनके व्यवहार का अध्ययन। उनके व्यवहार का अध्ययन, कौन सा जीव जंतु कैसा बिहेव करता है इंसानों को देखकर या दूसरे जंतुओं के साथ में उसको रखकर, ठीक है ना, उसका बिहेव कैसा होता है। तो उसके व्यवहार का अध्ययन, ये ज़्यादातर क्या है, साइंस, वो जो वैज्ञानिक होते हैं उनके मतलब की चीज़ होती है। तो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए भी जूलॉजिकल पार्क्स की स्थापना की जाती है। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य है, जीव के आहार की प्रकृति का पता लगाना, उसका अध्ययन करना, उसको संरक्षण प्रदान करना और व्यवहार का अध्ययन करना। इसके बाद में आता है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हर्बेरियम। वह है हर्बेरियम। हर्बेरियम को पादपालय भी कहते हैं, पादप संग्रहालय भी इसको कहा जाता है। 3 नाम है हर्बेरियम। जो है हर्बेरियम, ये लैटिन भाषा का एक टेक्निकल वर्ड है। हर्बेरियम जो होगा ये तो होगा एक वचन, और आपको इसके साथ में कई जगह एक और शब्द लिखा हुआ मिलता है, हर्बेरिया। हर्बेरिया जो है वो इसका बहुवचन शब्द होता है। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हर्बेरियम और हर्बेरिया। तो हर्बेरियम एक वचन और हर्बेरिया जो है वो बहुवचन। हर्बेरियम या पादपालय होते क्या है, ऐसे संग्रहालय जिनमें पौधों के शुष्क एवं परिरक्षित नमूनों का भंडारण विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है, इन्हें हर्बेरियम कहा जाता है। ऐसे संग्रहालय जिनके अंदर पौधों के शुष्क का मतलब सूखे हुए और परिरक्षित नमूनों का भंडारण करते हैं, और वो भंडारण किसी लोहे की अलमारी के अंदर एक सीट के रूप में किया जाता है। लेकिन उनका जो रख रखाव होता है या इन सीटों को, हर्बेरियम को एक रखने का जो तरीका है वो किसके आधार पर किया जाता है, विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर इनका भंडारण किया जाता है। ऐसे स्थानों को हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, तो इस हर्बेरियम के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है इसका आकार। हर्बेरियम का उद्देश्य क्या है, भावी संदर्भ एवं शोध कार्य के लिए बनाए जाते हैं। ये हर्बेरियम या संग्रहालय क्यों बनाए जाते हैं, वही चीज आ गई घूम फिर के कि कोई ऐसी पादप प्रजाति जो निकट भविष्य में क्या हो, नष्ट होने वाली हो, या जो हमारे देश में नहीं पाई जाती, वो किसी दूसरे स्थान पर पाई जाती है, लेकिन उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो उसको हम भावी संदर्भ पौधे के रूप में भी इन नमूनों को काम में लेते हैं। इन पे शोध कार्य के लिए भी हर्बेरियम को काम में लिया जाता है, क्योंकि जो हर्बेरियम होते हैं उसमें पादप नमूने को बिल्कुल शीट के ऊपर चिपका कर संरक्षित कर कर उसकी प्रॉपर फाइलिंग करके रखा जाता है। तो कभी भी मान लो किसी इसका पेड़ पौधे पर, उसकी प्रजाति पर शोध कार्य करना है तो हम इस हर्बेरियम शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो आपने कोई नई पादप प्रजाति की खोज की है और उसके लक्षण आपको लगता है कि भाई इसके जो लक्षण हैं वो इस पौधे से मिलते जुलते से है, तो आप जो मिलते जुलते वाले पौधे यानी कि उसको भावी संदर्भ रेफरेंस प्लांट के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। फिर इसमें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनता है हर्बेरियम शीट के आकार पर। हर्बेरियम शीट क्या होती है, कार्डबोर्ड से निर्मित शीट है जिस पर पादप नमूने को चिपकाकर रखा जाता है। एक कार्डबोर्ड की हार्ड सी शीट होती है, उस शीट पर सबसे पहले हमें जिस पौधे का नमूना संरक्षित करना है उसको हम पहले क्या करेंगे, उसमें से वातावरण में से लेके आएंगे, उस पौधे को अखबार के अंदर सुखाकर रखेंगे
चिपका कर उसको सुखाएंगे, उसको प्रेस करके दबा के रखेंगे। जब वो पूरा पौधा सूख जाएगा अच्छे से, सूखने के बाद में उसको गोंद से या विशेष प्रकार के केमिकल से कार्डबोर्ड की शीट पर चिपका कर रखा जाता है। तो ये जो शीट होती है इसको हर्बेरियम शीट कहते हैं। इसका जो आकार है वो इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जाता है कि वे हर्बेरियम शीट का मानक आकार कितना होता है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है, इसका मानक आकार कितना होता है, 11.5 गुणा 16.5 इंच जो है इसका मानक आकार होता है, या फिर सेंटीमीटर में 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर की एक कार्डबोर्ड की शीट होती है, जिसको हम हर्बेरियम शीट कहते हैं। ये जो हर्बेरियम शीट है, इस हर्बेरियम शीट के ऊपर ही ऊपर सबसे मध्य भाग में तो जो भी पौधे है जिसका नमूना हमें संरक्षित करके रखना है, मध्य भाग में उस पौधे के नमूने को चिपका के रखेंगे। हर्बेरियम शीट के बिल्कुल शीर्ष पर संग्रहालय का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और इस शीट के नीचे दाहिने कोने पर, यह भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि इस हर्बेरियम शीट के नीचे और किधर, दाईं तरफ लेवलिंग की जाती है। जो हमने पादप नमूना लिया है उस नमूने का विवरण लिखा जाता है। उस नमूने का क्या लिखा जाएगा, विवरण लिखा जाएगा। और वो कहाँ लिखेंगे, इस सीट के नीचे दाईं तरफ कोने पर। यहाँ पर इस पौधे का, इसका सामान्य नाम, स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, इसकी कौन सी फैमिली है, कौन से ये फाइलम में आता है, ठीक है ना, कहाँ ये पाया जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इस सीट के नीचे की तरफ दाहिने कोने पर लिखी जाती है। इसको हर्बेरियम शीट कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से इसका आमाप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर्बेरियम शीट के लिए। एक और चीज़ इसमें है हर्बेरियम शीट के अंदर, वो हर्बेरियम शीट के अंदर कि भाई ये जो हर्बेरियम शीट है, जैसे कि मैंने बताया कि हर्बेरियम शीटों को एक विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर क्या करते हैं, इनको रखा जाता है संरक्षित करके। यानी जिस स्थान पर हर्बेरियम शीट रखी जाएंगी तो उस हर्बेरियम शीट को रखने के लिए एक वर्गीकरण फॉलो किया जाता है। बहुत सारे हमने जैसे पिछली उसमें पढ़ा था वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमारे देश में यानी कि भारत में हर्बेरियमों के अंदर हर्बेरियम शीट को रखने के लिए कौन से वैज्ञानिक का पादप वर्गीकरण फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, वो हमें याद रखना है। और वो कौन से वैज्ञानिक हैं, वो है बेंथम एवं हुकर। बेंथम एवं हुकर। बेंथम एवं हुकर, ये मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं कि भारत में हर्बेरियम शीट को किस आधार पर जमाया जाता है, बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण के आधार पर इन शीटों को जमाया जाता है या इनका संरक्षण किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से कि भारत के जितने भी हर्बेरियम है उन हर्बेरियम में कौन सा वर्गीकरण या कौन से वर्गीकरण का, किस वैज्ञानिक के वर्गीकरण का अनुपालन किया जाता है। तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक हैं हमारे बेंथम एवं हुकर। इनका जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के आधार पर हर्बेरियम शीटों को प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर इसके बाद में आता है कुछ इंपॉर्टेंट, वही हर्बेरियम पढ़ेंगे यहाँ पर। भारत के महत्वपूर्ण हर्बेरियम 3-4 हर्बेरियम हैं, बस उनके नाम और उनके स्थान याद रखने हैं। इसमें सबसे पहला आता है दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता। दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में स्थित है। ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है,
ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है या कहाँ पर है। वो है दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, कोलकाता में है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना विलियम ब्रॉक्सबर्ग ने की थी 1793 में। ठीक है, 1793 में विलियम ब्रॉक्सबर्ग ने इस हर्बेरियम की स्थापना की थी। भारत का सबसे बड़ा ये हर्बेरियम है। इस हर्बेरियम के अंदर 4 लाख से ज़्यादा जो है पादप नमूनों का यहाँ पर संरक्षण किया गया है। सबसे बड़ा है, तो इसमें हर्बेरियम जो शीटें हैं वो लगभग 4 लाख से ज़्यादा पादप नमूनों के हर्बेरियम शीटों का इसमें संग्रहण है। और यहाँ पर भारत के अलावा, भारत के पादप नमूनों का तो है ही है, इसके अलावा यूरोप, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके इनके पादप नमूनों का भी यहाँ पर संग्रह किया गया है। यानी कि इन विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में, चीन में और जापान में जो पादप प्रजातियां पाई जाती हैं उनके नमूनों को भी अध्ययन करने के लिए इस हर्बेरियम के अंदर इनको संरक्षित करके रखा हुआ है। दूसरा आता है राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान का हर्बेरियम। ये लखनऊ के अंदर स्थित है, केवल हमें नाम याद रखना है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान। इसका हर्बेरियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। तीसरा है वन अनुसंधान संस्थान का हर्बेरियम, ये देहरादून में स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा हर्बेरियम है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हर्बेरियम देहरादून में है, जो कि वन अनुसंधान संस्थान के अंदर स्थापित है, इसलिए इसको वन अनुसंधान संस्थान का हर्बेरियम कहा जाता है। और चौथा जो है वो है पादप संग्रहालय, वनस्पति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, ये जयपुर के अंदर स्थित है। जो राजस्थान में, जयपुर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसके बॉटनिकल डिपार्टमेंट में एक हर्बेरियम बनाया हुआ है। वहाँ भी बहुत सारे हर्बेरियम शीट्स जो हैं वो पादप नमूनों का संग्रह किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो जो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क या और हर्बेरियम के ऊपर था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम कल अगली कड़ी में आपको एक नया टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के लिए लेके आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।